आज का जो पॉडकास्ट है वो है पैटर्न्स के बारे में। अब ये पॉडकास्ट बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है बेसिकली ये जो विषय है काफ़ी इस पे कभी बात नहीं हुई है, इस पर चर्चा नहीं हुई है। इस विषय का विश्लेषण भी अभी तक नहीं किया है किसी ने। आज से कुछ टाइम पहले मुझे बाहर ब्रह्मांड में स्पेसेस दिखना स्टार्ट हो गए। ये कुछ स्पेसेस थे, अलग अलग विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स बोल सकते हैं। ये जो पैटर्न्स थे इनको मैंने लॉज में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, जैसे लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट। इंटैंगलमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं सारे लॉज को नाम तो ले लूंगा पर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। हर एक लॉ के ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट है जो मैंने किया हुआ है। लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट ये कहता है कि हर चीज आपस में बंधी हुई है। इसको क्वांटम इंटैंगलमेंट से भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट भी यही है बेसिकली। क्वांटम एंटेंगलमेंट का ये कहना है कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है और दोनों पार्टिकल को हम अलग अलग गैलेक्सीज में भेज देते हैं, तो जब हम एक पार्टिकल को छुएंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट की रफ्तार से भी तेज रिएक्शन दूसरे में हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर हम पार्टिकल ए छुएंगे तो पार्टिकल बी में अपने आप गतिविधियां होती हैं, प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, बेसिकली एक्टिविटी होती है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है, ये सिद्ध हो चुका है कि हर चीज एक दूसरे से बंधी हुई है। पर अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होने चाहिए। मतलब जो वेदांत कहता है वो ये कहता है कि हर चीज एक दूसरे से बंधी हुई है, पर अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि दो पार्टिकल ही बचे, मैं और आप बंधे हुए हैं, तो हम मेरे अंदर कोई रिएक्शन होगा तो आपके अंदर भी होगा, चाहे आप दूसरी गैलेक्सी में हो। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है, लेकिन वेदांत ये नहीं कह रहे हैं। वेदांत कह रहे हैं कि सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें, इसका पैटर्न जो है बेसिकली वो हम ऑब्जर्व करें, तो बेसिकली आप देखोगे कि एक बड़ा ब्लैक होल है गैलेक्सी के केंद्र में। उसके अराउंड बहुत सारे सोलर सिस्टम रिवॉल्व करते हैं, सौरमंडल रिवॉल्व करते हैं। उन सौरमंडल के विभिन्न सौरमंडल हैं, अनगिनत सौरमंडल हैं। उनमें से एक हमारा सौरमंडल है जिसको हम सूरज कहते हैं, और हमारे सूरज से भी प्लैनेट्स बंधे हुए हैं। कुछ 8 या 9 प्लैनेट है जो बंधे हुए हैं। जितना ज्यादा सेलेस्टियल बॉडी बड़ी होती है उतना ज्यादा वो चीजों को बांधती है। इसीलिए जुपिटर के 72 मून्स हैं, सैटर्न्स के भी कुछ इतने ही हैं, आसपास हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, बट कुछ 60-70 ही हैं। और धरती छोटी है तो धरती का केवल एक मून है, और मरकरी वीनस का कोई मून नहीं है, और मार्स के भी शायद कोई मून है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक आध दो है शायद, पता नहीं होगा क्योंकि मार्स छोटा है। तो अगर बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है तो ज्यादा बांधेगा। इसीलिए जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में ब्लैक होल है वो पूरे पूरे अनगिनत सौरमंडलों को बांधे हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा है वो। हमारे सूरज से वो आप समझ सकते हो कि हमारा सूरज रेत के बराबर है, रेत के तिनके की तरह उसका साइज है। और जो ये ब्लैक होल है ये इतना बड़ा है कि 4-5 पृथ्वियां एक साथ कर दो आप,
और एक तरफ एक रेत का टुकड़ा रखो, ये समझ लीजिए इतना बड़ा है। तो अब सवाल ये आता है कि इससे पैटर्न्स का क्या लेना देना है। तो ये इंटैंगलमेंट सिर्फ प्लैनेट्स में काम नहीं कर रहा है, ये इंटैंगलमेंट इंसान में भी काम करता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी बोल रखा है कि ग्रेविटी जो है उसका काम है आकर्षण, और हम इंसान भी हर समय हर वक्त आकर्षित होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को विचारें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने भीतर ऑब्जर्व करें, तो हमें वही विचार ज़्यादा आते हैं जो विचार हमारे डिज़ायर से रिलेटेड होते हैं, डिज़ायर जिसकी तरफ हम आकर्षित होते जा रहे हैं। और जैसे आपने बोला अंजलि, तो अंजलि आपका आकर्षण है। आपने बोला सेब, तो सेब आपको पसंद है, आकर्षण है। आपने बोला पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा आपका आकर्षण है। तो इंटैंगलमेंट सिर्फ प्लैनेट्स में काम नहीं कर रहा है, इंटैंगलमेंट मेंटल वर्ल्ड में भी काम कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं। जैसे कि पेड़ पौधे इंटैंगल्ड हैं सनलाइट से, पेड़ पौधे इंटैंगल्ड है ऑक्सीजन से, पेड़ पौधे इंटैंगल्ड है CO2 से, ऑक्सीजन इंटैंगल्ड है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन इंटैंगल है नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन में 70% नाइट्रोजन होती है। तो ऐसे ही हर चीज से बंधा हुआ है कोई ना कोई। एक शेर है वो हिरन से इंटैंगल्ड है, एक हिरन है वो घास से इंटैंगल्ड है। वो जब घास को सूंघेगा तो उसके सलाइवा मुंह में पानी आएगा। वैसे ही अगर कोई हिरन को वो सूंघेगा शेर, तो शेर के मुंह में पानी आएगा। तो ये एक तरीके का पैटर्न है। अब पैटर्न होता क्या है? कोई भी इवेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट प्लैनेट्स में भी रिपीट हो रहा है, या अगर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट को साइड भी कर दें और सिर्फ एंटेंगलमेंट को देखें, तो आप देखोगे कि स्पेस में भी एंटेंगलमेंट है, प्लैनेट्स में भी है, ब्लैक होल में भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। इनफैक्ट ह्यूमंस के अंदर जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें भी सब कुछ एंटेंगल्ड है। आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो क्योंकि आप माँ से एंटेंगल्ड हो। आप मेरी माँ के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अंजलि के बारे में सोच रहे हो क्योंकि आप अंजलि से आकर्षित हो, एंटेंगल्ड हो। एंटेंगलमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे मोह माया में ग्रसित हो। एंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि आप आकर्षित हो। अगर आप कबीर सिंह की तरफ आकर्षित हो तो आप कबीर सिंह से एंटेंगल्ड हो। तो हर चीज एंटेंगलमेंट के थ्रू चलती है, इतना क्लियर होना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आकर्षण है। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो आकर्षण है। इस आकर्षण को अगर हम अंतरिक्ष में देखें तो इसी आकर्षण को हम बोलते हैं ग्रेविटी। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है एक ऑब्जेक्ट में, उतने ज्यादा चीजों को वो खींचता है। जुपिटर में ज्यादा ग्रेविटी है तो जुपिटर में ज्यादा चंद्रमा है, सैटर्न में थोड़ी कम है तो सैटर्न में थोड़े कम चंद्रमा है, मार्स में नहीं है तो मार्स, वीनस और इसमें नहीं है तो नहीं है। तो ये एक तरीके का पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ये होता है वो इवेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एनी काइंड ऑफ ओकेजन और a particular circumstance or situation which is repeating itself again and again. ये बिजनेस में बड़े अच्छे से आपको दिखेगा। अगर आप देखो 60% जनसंख्या जो है पृथ्वी पे, वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए स्ट्रगल करती रहती है। 20 से 30% जो है उनके पास पैसा है पर वो लखपति हैं और करोड़पति हैं।
उसमें से भी सिर्फ 4% लोग आखिरी में ऐसे बचते हैं, या 1% लोग आखिरी में ऐसे बचते हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, ट्रिलियंस में, ट्रिलियनियर कह सकते हैं, तो या मल्टी बिलियनियर कह सकते हैं। तो मल्टी बिलियनियर सिर्फ 4% लोग हैं। तो आप कहोगे कि इसमें पैटर्न क्या है? इसमें पैटर्न ये है कि आप अगर देखो तो हर जगह जो कीमती चीजें होती हैं वो सिर्फ 4% होती हैं। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में मैंने बात करी थी बहुत पहले, कि 80% लोग साधारण में आते हैं, 20% लोग जो हैं बचे हुए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। उस 20% में भी जो 20% है, मतलब 20% का 20% यानी 4%, 4%, वो जो 4% है वो अति एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या कह सकते हैं अल्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब उनका अलग ही उनका माइंड है, जैसे इलॉन मस्क अगर उस दुनिया में देखा जाए तो। वैसे ही अगर आध्यात्मिक दुनिया में देखा जाए तो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सत्य को देख पा रहे हैं। नहीं तो लोगों ने तो इतने कॉन्सेप्ट्स बीच में डाल दिए हैं, खुद के बीच में और सत्य के बीच में, भगवान, किस्मत, डेस्टिनी, कि आदमी सत्य को देख ही नहीं पाता है। जो व्यक्ति सत्य को देख पाता है वो 4% में है। उस 4% में भी कुछ 1% से भी कम लोग हैं जो सत्य को देख के सत्य की बातें करते हैं। उन सत्य की बातों में भी कुछ ऐसे, और जूम इन करेंगे अगर, तो 1% का भी आधे का आधा करते हुए 0.0001% कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मतलब कुछ 800 करोड़ की आबादी में कुछ 80 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे टीचर भी होंगे और सत्य को बता भी पा रहे होंगे, सत्य को सिंपल रूप में समझा भी पा रहे होंगे। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब क्या? कि ये रिपीट हो रहा है। ये कहाँ रिपीट हुआ? इलॉन मस्क में अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मल्टी बिलियनियर सिर्फ 4% है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो सेल्फ रियलाइज्ड, असल में जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वास्तविकता में जो आत्मज्ञानी है, वो 3 से 4% है। उन 3 से 4% में भी अगर आप देखोगे बारीक होता जाता है। तो इट्स लाइक अ फनल की तरह है, मतलब वी शेप। ऊपर से लोग आते हैं और लास्ट में आते आते वी, जैसे ऐसे 2 लाइनें आपस में जुड़ती हैं वी लेटर की, तो वहां पे कुछ बहुत कम लोग बचते हैं। इट्स लाइक अ फनल। तो जैसे आपने मिट्टी का तेल देखा होगा, पहले डालते थे तो एक कॉपी होती है, या जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, या ठुरपी, या पता नहीं क्या क्या बोलते थे, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। उसको लगा के बोतल में डालते थे तो बोतल में वो तेल जा पाता था, क्योंकि ऊपर से वो ब्रॉड थी और नीचे से नैरो थी। उसको फनल बोलते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ 80-20 है, या पेरेटो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, अगर आप देखें तो 80% लोग हर चीज में मतलब उनका एक तरीके का माइंडसेट है। तो ये एक पैटर्न है। फिर अगर आप देखेंगे तो अगर हम एडवर्टीजमेंट की दुनिया से एग्जांपल लें, तो जितने मैंने एडवर्टीजमेंट आज तक रन किए हैं और जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं आज तक, तो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि अगर आपने क्रैक कर लिया कि ये एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है, तो वो एडवर्टीजमेंट फिर इंडिया में भी काम करेगा, बांग्लादेश में भी काम करेगा, पाकिस्तान में भी काम करेगा, यूएस में भी काम करेगा। अगर वो एडवर्टीजमेंट दिल्ली में काम नहीं कर रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट कहीं काम नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एक जगह, मतलब एक पैटर्न है वो, क्योंकि 80% लोग साधारण हैं और एक ही तरीके का माइंडसेट है, तो वो काम हर जगह कर जाता है।
अब अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स को कैसे पढ़ना होता है। अगर आपको ये महा कानून है, ये जो महाकानून है, उसमें से भी ये एक प्राइमरी कानून है, या कह सकते हैं कि प्रथम कानून कहेंगे इसको। ये जो कानून है बेसिकली, देखिए, जो मैंने लॉज अभी तक डिस्कवर किए हैं, यानी जो कानून डिस्कवर किए मैंने, वो महाकानून नहीं है। पहले आता है महाकानून, उन महाकानून के अंदर फिर मध्यम कानून आते हैं। तो ये महाकानून है कि देयर इज अ पैटर्न। अब इनके अंदर आप देखोगे लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट आएगा, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट आएगा, ये सब आएगा, लॉ ऑफ लूप आएगा, रिपीटेटिव लूप आएगा, परिक्रमा का जो कानून है वो आएगा, और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी इसी में आ जाएगा। लेकिन महाकानून ये है कि एवरीथिंग रिपीट्स इटसेल्फ। लॉ ऑफ पैटर्न, ये एक महाकानून है। वैसे ही एक और महाकानून था, जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है, ये भी एक महाकानून है। लेकिन ये सब देखने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से इसको कभी कुछ लोगों के साथ बैठ के देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैं बता तो देता हूं, कहीं ना कहीं आप खो जाते हो, क्योंकि आप देख ही नहीं, मैं बता ही नहीं, मतलब शायद जितना भी कितना भी मैं सरल कर दूं, आप देख नहीं पा रहे हो इसको कि मैं कहाँ कहाँ इशारा कर रहा हूं इसको। अगर कोई बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट इंसान होगा तो वो देख पाएगा। अगर उसके, पर इसमें क्या है ना कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ इंटरेस्ट के लेवल पे जुड़े हुए हैं, उनको एक्चुअली में बर्निंग डिज़ायर नहीं है, और बर्निंग डिज़ायर ना होने की वजह से उनका जो फोकस है वो डिसरप्टेड है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा नहीं है तो आपका फोकस उस लेवल पे नहीं आएगा। तो ये महाकानून है कि एवरीथिंग वर्क्स इन अ पैटर्न। तो अब ये क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो किताब कैसे पढ़ते हैं। एक किताब को पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कि मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 100-150 से ऊपर किताबें पढ़ रखी हैं। अब इस 100-150 नंबर छोटा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्शियस रहता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बुक खरीदी थी, वो थी स्टीव जॉब्स। तो उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग की और भी किताबें खरीदना चालू किया और उसे पढ़ना चालू किया। मैंने एक चीज़ नोट करी कि आप देखो कि शुरू में इंटरल्यूड होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर बीच में पहला चैप्टर होता है, फिर आखिरी अंतिम चैप्टर होता है। तो अगर आप नोट करोगे एक चीज़, बड़ी सही कमाल की चीज़ दिखी कि हर आदमी, अगर आप 50 बुकें पढ़ोगे एक विषय के बारे में, तो हर आदमी एक ही बात कर रहा है। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने 50 किताबें पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, तो उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो हर बुक में रिपीट होती हैं। वो जो बातें हैं, वो बातें एक्चुअली में काम करती हैं, उस पर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। जैसे रीइंकार्नेशन भगवत गीता में भी बोला गया है, विवेकानंदा ने भी बोला है, परमहंस रामकृष्ण ने भी बोला है, आचार्य रजनीश ने भी बोला है, कृष्णमूर्ति ने भी बोला है, और आयन स्टीवेंसन जो आधुनिक वैज्ञानिक या जो साइकाइट्रिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है। तो अगर आप देखोगे कि हर बुक में कहीं ना कहीं इसके बारे, इनफैक्ट अष्टावक्र गीता में भी जिक्र है पुनर्जन्म का। तो अगर आप देखोगे कि हर बुक में ये दिख रखा, तो ये एक पैटर्न हो गया। अब ये पैटर्न जो है, ये 99.9% पॉसिबिलिटी है कि ये काम करेगा। मतलब ये सत्य है। अभी तक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है,
खुद नहीं देखा है, पर आपको मैं एक रणनीति बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं कि किसी बुक में कैसे समझें कि ये बुक सत्य बोल रही है। आपको 10 और बुकें पढ़नी है उसी विषय में, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये पैटर्न आपको समझ, इसको पैटर्न बोलते हैं। जब आपको पैटर्न समझ में आएगा तब आप कहोगे यार, आपके अंदर से मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि यार ये जो रिपीटेटिव लूप है या इवेंट है, ये बार बार हो रहा है मेरे साथ, तो कहीं ये एक महाकानून तो नहीं डिस्कवर हो रहा है। वहीं से मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन आई और मैंने इसके ऊपर वापस रिसर्च करना चालू। मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर ये आया, फिर मेरे अंदर ये आया कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा था मैं कुछ और जानने के लिए, पढ़ते पढ़ते मैं ये जान गया कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और फिर मेरे अंदर ये प्रश्न उठा कि ये चीज़ कहीं जीवन के बाकी कणों में, बाकी विभिन्न एस्पेक्ट्स में तो अप्लाइड नहीं है, कि ये किताबों तक ही कंस्ट्रिक्ट है। फिर मैंने देखा कि एक्चुअली ये हर जगह अप्लाइड है। ये अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जीवन में भी हर आदमी के अंदर ही अप्लाइड है। तो सवाल ये होता है कि इसका करेंगे क्या, मतलब इसका क्या करें। वैसे तो ये जानना कि ये होता है वही बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको बस इसको देखना है अलग अलग दिशाओं में, पर इसका यूज हो सकता है। मतलब अगर कोई इसको जान जाए तो इसका बड़ा खतरनाक यूज हो सकता है। जैसे मैंने क्या किया था कि जब मैं लैंडिंग पेज बना रहा था अपनी वेबसाइट के लिए या कुछ भी मैं कर रहा था, तो मैं यही इस पैटर्न का यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट इस पैटर्न के बारे में फिर रसल ब्रंसन ने भी बात करी थी कि देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न इन बिजनेस। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि बिजनेस में पैटर्न होता है, पर जीवन में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टाइप की पर्सनैलिटी है मेरे सामने आ गया है, तो मुझे पता है कि अब ये आगे क्या करेगा। मुझे आई कैन एंटिसिपेट बिकॉज आई नो what kind of person he is now. So I can anticipate this type of person always does this type of work, this type of actions. So I can predict ये मेरे साथ क्या करने वाला है। और जब मैं प्रिडिक्ट करता हूं और उसको अगर मैं बता दिया मैंने उसको कि मैंने भाई तू आगे मेरे साथ ये करने वाला है, तो वो बुरा भी मान जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ लोग जुड़े और मैंने लोगों को प्रिडिक्ट करके बता दिया कि देखिए आगे ऐसा करोगे आप, तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि आप कैसे बोल सकते हो। जैसे कि अभी मेरा फ्रेंड है, तो उसने मेरे से कुछ बोला, क्या बोला था उसने कि कोई एक बात उठी थी हमारे बीच में कि हाँ, जैसे हमारे घर में, अभी ये पता नहीं सेंसिटिव बात है बट ठीक है, हमारे घर में एक तलाक होने वाला है। मैं किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा मैं बताऊंगा नहीं। तो मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे, तो वो कह रहा था तलाक नहीं होगा। मैंने कहा तलाक हो जाएगा। वो कह रहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा बस मेरे को पता है। तो और फाइनली वही हुआ, तलाक हो गया। तो ये मुझे कैसे पता था कि इसका तलाक होना ही होना है? क्योंकि वो उस दिशा में वो चीज जा रही थी। और पहले भी मैं कई बार ऐसे देख चुका हूं कि इस दिशा में इस तरीके के लोग बातें करने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई ये खत्म होने वाला है रिलेशनशिप। वो आपको दूर से समझ में आ जाता है। तो एक पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न राइट नाउ। इस पैटर्न को यूज करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। लोगों को लगेगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे पे, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। जब मैं संदीप महेश्वरी जी के शो पे गया था और उन्होंने मेरे ऊपर जो चिल्लाए थे वो कि आपको कुछ नहीं पता है, तो कई लोग को ये कहानी नहीं पता है, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं संदीप महेश्वरी जी के शो पे गया था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है कुछ सोच के बोला हो, बट एनीवे, तो उस वक्त उनके अंदर बहुत गुस्सा था। और तो उन्होंने, जब मैंने क्वेश्चन किया, क्योंकि वो बोलते रहते हैं क्वेश्चन करो, तो मैं ये धारणा लेके गया था, सोच के गया था कि भाई क्वेश्चन करो, उनको कुछ बोलेंगे नहीं,
मुझे क्या पता था कि आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो जब उन्होंने बोला कि कुछ वो बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि सर अगर आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, कचरे की चीज़ है, क्योंकि यही रीज़न है कि लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि वो 2 साल से स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हो गया, ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया, अब इसके आगे क्या बात करें, क्योंकि कुछ नई बात ही नहीं है। व्हाट इज़ न्यू? आप बताओ, एक ही लूप बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखोगे कि कुछ नया नहीं आ पा रहा है, वही एक बार मैं ब्रह्मांड हूं, खत्म। यहां पे इसके अलावा क्या है? कुछ है? इसके अलावा क्या है? आप बताइए मुझे। 2 साल पहले तक वृद्धि की बातें होती थी, ग्रोथ की बातें होती थी। अभी कहीं कोई ग्रोथ की बातें नहीं होती, ना कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आ रहा है, ना कोई स्पिरिचुअल वीडियो आ रही, कुछ नहीं आ रहा, खत्म हो गया। और आगे आएगा, ये भी मैं आपको अभी प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं, आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ही इज इन अ डिफरेंट जोन, सो ही विल बी स्टेइंग इन दैट डिफरेंट जोन। बिकॉज नाउ यू विल से कि आपको कैसा पता? बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम लास्ट 10 years, so I know. But anyway, that is not a concern. So why the podcasts are not coming, why the videos are not coming for spirituality? That is because he told me clearly in that session कि ये बेकार है और इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये खत्म है, मतलब इसमें है ही नहीं आगे कुछ। तो जब उन्होंने बोला कि ये बहुत बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, तब मैंने एक काउंटर क्वेश्चन किया था। वो काउंटर क्वेश्चन ये था कि सर अगर ये बेकार है तो अकेलेपन की सफरिंग भी तो खत्म होती है, वो कैसे? तो उन्होंने फिर मेरे को चुप करा दिया। फिर मैंने उनसे साफ साफ बोल दिया था, ऑडियंस के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने साफ साफ, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पे हज़ारों लोगों के सामने गा चुका हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता लोगों से। तो मैंने बोल दिया, सर अगर आपने मेरे को चुप करा दिया ना, अब मैं बोलूँगा ही नहीं सर आगे आपसे कुछ। तो मैंने पूरे सेशन में फिर बात नहीं करी, मैं चुप होकर बैठ गया। मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत, फिर मैं जब बाहर निकला, मेरे अंदर बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए। जैसे कि एक रियलाइजेशन ये हुआ कि क्वेश्चनिंग करो, और जब वाकई में किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो आप जवाब ही नहीं दे पाए, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है आपको जवाब देने का मन नहीं था, आप एक डिफरेंट जोन में होंगे, बट एनीवे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक तरफ आप सेशन में कहते हो कि जीवन दुख है, और दुख कैसे सॉल्व होता है? आत्मज्ञान से। दूसरी तरफ आप कहते हो इसमें कुछ नहीं रखा। तो वो एक अलग टॉपिक है, अलग विषय है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं बीच में। तो अब आप विश्वास नहीं करेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं आपसे। जब मैं उस सेशन से निकला, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोला था, मैंने कहा था इनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर का, और मुझे लग रहा है आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये कहीं ना कहीं किसी को कुछ बोल देंगे। और मैंने ये नहीं बोला था कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैंने ये बोला था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल दिया, किसी ने कोई बुरा मान गया, तो कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं इसके। मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मुझे ये पता था कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और यूट्यूब पे ही होगा बवाल। तो वो जो पैटर्न है वो मैंने कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, यहां से कई लोग ये भी सोचेंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजर या प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जिस दिशा में जा रहे हो, उस दिशा में अगर आपको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो आगे की दिशा भी बताई जा सकती है, फ्यूचर की, कि आप कहां पे रहोगे। क्योंकि जो आपका फ्लो है, उस स्टेट ऑफ फ्लो को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो there is a high probability, if you don't change or deviate from that state of flow, which is a very hard task to deviate from that state of flow, you will be ending in the same situation. Like for example, एक क्रिकेटर होता है, उसका फॉर्म नहीं आ रहा होता है, जैसे विराट कोहली अभी 3 साल से फॉर्म में नहीं था, कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप से पहले, फिर एकदम से फॉर्म में आ गया। तो फॉर्म का मतलब ही है स्टेट ऑफ फ्लो, कि अब आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में हो, यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। तो फॉर्म का मतलब है स्टेट ऑफ फ्लो। उस वक्त एक डिफरेंट स्टेट ऑफ फ्लो था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो जब वो गुस्सा हुआ और बहुत सारे और भी केसेस हुए, तो
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उस सेशन में भेजा जिस सेशन में पूरा का पूरा बवाल हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस सेशन में ये कंट्रोवर्सी उठी थी वो सेशन में मेरी गर्लफ्रेंड मौजूद थी। अब वो स्क्रीन पे आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो थी, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जब वहां से आई है तो कहती है कि ये लड़का जो है, जिस तरीके से बातें हो रही थी वहाँ वो पूरी बातें उसने मेरे को बताई कि इस तरीके की बातें हुई, फिर ये बातें, फिर वो बातें हुई। तो उसने मेरे को कहा कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सेशन में जाने से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तो मैंने कहा तुम अपने ऊपर मत लो इसको क्योंकि एक्चुअली उसका अप्लाई भी मैंने ही किया था। मैंने कहा भाई देख, मैं हो आया हूं, अब तू भी हुआ। तो मैंने उसको भी अप्लाई कर दिया, मैंने उसका फॉर्म भरा, अगले दिन सिलेक्शन। तो उस वक्त काफ़ी ऑडियंस कम आ रही थी, जो भी था, व्हाटएवर जो भी था। तो ये एक पैटर्न था जो मैंने ऑब्जर्व किया। वो पैटर्न ये था कि मतलब ये एक फ्लो जा रहा है और ये आगे चल के होने वाला है। तो वो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो उसी डायरेक्शन में चलती रही तो अगला जो स्टेशन है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वो होगा बेहतर ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो जब ये बात पूरी की पूरी हुई और ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए थे, जो कि मेरे गुस्से का रिपरकशन था। क्योंकि वहाँ से आते हुए भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन मैंने कभी पब्लिश नहीं किए। फिर वो और भी वीडियोस बनाए, तो मुझे भी लगा कि फिर जब मैंने डाला तो वो 20,000 व्यूज़ पे भी चला गया था। मैं चाहता था उसको आगे भी कर सकता था, लेकिन फिर मैंने उसको अनपब्लिश कर दिया, मतलब प्राइवेट कर दिया। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरा सर का रिलेशनशिप ख़राब हो या जो भी है। मतलब एक वो भी होता है, दूसरी चीज़ कि क्यों मेरा एम ये नहीं है। मेरा एम ये थोड़ी है कि मैं कंट्रोवर्सी एक बहुत ही सही चीज़ है। अब अगर आप यूट्यूब एल्गोरिथम को भी देखो, उसका अगर पैटर्न, अब आते हैं यूट्यूब एल्गोरिथम के पैटर्न पे। ये एक अच्छा एग्जांपल होगा आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, यूट्यूब एल्गोरिथम पे दो चीज़ चलती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, वो है कॉमेडी और दूसरा है कंट्रोवर्सी। ये दो जो है ये इमीडिएट सक्सेस के लिए बड़ी सही है। अगर आप इमीडिएट सक्सेस के पीछे जाना चाहते हो तो। और दूसरी चीज ये कि जितना ज्यादा आप एक वीडियो को इंटरेस्टिंग रख पाए, वो होता है कि आप बार बार जो क्लिप्स है वो चेंज हो जाएं, वीडियोस चेंज हो जाएं, तो बड़ी मेहनत का काम है वो भी होता है। लेकिन मेनली अगर आप देखोगे, अगर आपको उठना है तो आप कंट्रोवर्सी से उठो। अब जैसे कि एक फलाना कोई चैनल है, उसके साथ मैं एक प्राइवेट बात करूं और कह दूं कि हम कंट्रोवर्सी करने वाले हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता होगा। मैं एक चैनल पे वीडियो बनाऊं कि ये फलाना सब्सक्राइबर बेवकूफ है, और वो भी फिर वीडियो बनाए कि ये फलाना सब्सक्राइबर ने मेरे को बेवकूफ बोला, ये खुद बेवकूफ है। और फिर आप देखो कि व्यूज का ट्रैक्शन क्या होता है। इतना खतरनाक व्यूज जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप भी देखोगे, जो प्रखर के प्रवचन और संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं जो कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि संदीप सर के साथ कुछ हो रहा है ना। वो इसलिए देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब क्या आया। मेरे पास ऐसे लोगों का कमेंट, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास लोगों का मैसेज आया, कह रहे हैं कि मैं कंट्रोवर्सी में इतना ज़्यादा घुस गया हूं कि मैं पूरे टाइम मेरे माइंड में वही चलता रहता है, मैं बाहर कैसे आऊं। मुझे आप ये बताओ, मैं बाहर कैसे आऊं? हाउ कैन आई कम आउटसाइड फ्रॉम दिस? मतलब ये कंट्रोवर्सी का नशा इतना ज़्यादा तेज है। मतलब ये एक पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न। वैसे रील्स में भी एक पैटर्न है। अगर रील्स में अगर आप किसी इंसान को एंड तक रोक पाओगे, अगर आप रील्स को देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो नहीं ऑब्जर्व करो, देखना और ऑब्जर्व करने में डिफरेंस है। तो आप रील्स में एक चीज देखोगे कि जो भी रील्स वीडियो के एंड तक एक व्यूअर को रोक के रखती हैं, वो रील्स ज्यादा चलती हैं। जैसे कि कोई मीम आ रहा है कि वेट फॉर इट लिखा हुआ है ऊपर, वेट फॉर इट, और एकदम आखिरी में जाकर रिवील हुआ
तो आप देखोगे वो रील चलेगी सबसे तगड़ी वही चलेगी। अब सवाल ये आता है कि मैं क्यों नहीं यूज कर, जब मुझे इतना सब कुछ पता है तो मैं इसका यूज क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसको यूज करने में जो मेरा विजन है वो डिसरप्ट होता है। देखिए, मेरा विजन है कि मैं इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाऊं, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंटेंट को अगर हम कंट्रोवर्सी के साथ मैच करें तो फिर वो ऐसे लोग, वो व्यूज तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन वो ऐसे लोगों तक भी पहुंचेगा जो लोग फालतू के लोग हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट अगर मैं कल बनाता हूं व्हाट इज लॉजिक, ये वीडियो अगर मैं बनाता हूं कोई नहीं देखने वाला, लेकिन अगर मैं बनाता हूं इस सदगुरुज लॉजिक अ फ्रॉड, क्या सदगुरु का लॉजिक फ्रॉड है, अगर मैं ये बनाता हूं तो आप देखो ठक उड़ने वाला वीडियो। तो मैं उसको कंबाइन करके चाहूं तो बना सकता हूं, लेकिन पता है मेरा अंदर से अलावेंस नहीं आती कि जरूरत क्या है। पैसा ही अगर तेरे को कमाना है तो देयर आर बेटर वेज, एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ बेटर वेज जहां से मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। तो जब पैसा भी नहीं कमाना है तो फालतू का क्यों पंगे लेने हैं? जैसे अगर आप टाइप करोगे सोनू निगम कंट्रोवर्सी विद दिव्या खोसला कुमार, तो मेरा वीडियो आपको दिखेगा वहां पे दूसरे चैनल का, क्योंकि उस वक्त मेरे को पता था, तो उस पर 1.5-2 लाख व्यूज आ अराउंड। तो दिव्या खोसला कुमार और सोनू निगम की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस वक्त मैंने बनाया, खट से वो चलने लगा और वो चला, मुझे पता था वो चलेगा। फिर नेहा कक्कर और सोनू निगम को लेके कंट्रोवर्सी हुई, नेहा कक्कर को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी बहुत चला। वो अलग बात है, मैंने बाद में डिलीट कर दिया। अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरा जहन, जो मेरा अंदर का कॉन्शियंस है, वो अलाउड नहीं करता इसको। मुझे लगता है कि मैं अपने कंटेंट को डैमेज कर रहा हूं। लेकिन अब एल्गोरिथम पुश तभी करेगा जब आप कुछ इंटरेस्टिंग करोगे, और वो इंटरेस्टिंग क्या है, कॉमेडी या कंट्रोवर्सी। इसी वजह से मैंने प्रैंक करना चालू किया। तो जब मैं दूसरे चैनल से प्रैंक करना चालू किया तो मैंने पहले अपने अंदर ये प्रश्न उठाया कि मैं अपनी सिंगिंग को कैसे अलग तरीके से पेश कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन चाहिए और एंटरटेनिंग चाहिए, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो मैंने प्रैंक करना चालू कर दिया। मैं गया और इतना गंदा गाया लोगों के सामने, वो शूट कर लिया मैंने, उसका लोगो डाल दिया। लोगों को मज़ा आया देखने में कि ये पहले बेकार गाता है, फिर एकदम से शॉक कर देता है अच्छा गा के। और वो वायरल भी हुआ, काफ़ी इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, यूट्यूब पे वायरल हुआ। अब लोग मेरे से बोलते हैं सर आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करते हो, जबकि उस पर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, क्यों नहीं कंटिन्यू करते? क्योंकि हो सकता है मैं आगे करूं, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो मैं करूंगा तो मेरे कुछ बिजनेस पर्पस के लिए मैं कर सकता हूं। लेकिन सवाल ये आता है कि मैंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी कॉन्शियस, जो मेरा जहन है, वो अलाउ नहीं करता, मेरे मन अलाउ नहीं करता कि यार ये मतलब क्यों करना है। और अगर पैसा ही कमाना है तो, क्योंकि अल्टीमेटली आप 2 चीज़ों के लिए करते हो, नेम एंड फेम के लिए। फेम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, फेम से मेरा बिल्कुल 100% डिज़ायर ही नहीं, खत्म है डिज़ायर। देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो डिज़ायर फॉर फेम। इसी वजह से मैं 0 पैसे में स्पॉटिफाई में कर, सोचो आप यही पॉडकास्ट में करूं तो थोड़ा बहुत पैसा भी आएगा, माइंड वाला जो चैनल है, लेकिन स्पॉटिफाई मोनेटाइज नहीं है। तो करना ही क्यों है? तो पैसे के लिए जो सोर्स है वो अलग है। तो अब सवाल आता है करना ही क्यों है? तो इसी वजह से नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि फेम चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं, तो करना ही क्यों है? तो जब मेरा मन होगा, जो मेरा मन होगा वो मैं बोलूंगा। कहां बोलूंगा? स्पॉटिफाई पे। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना नहीं सुने। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं अगले 100 सालों में, तो ये लंबा चलने वाला है। स्पॉटिफाई पे इतना कंटेंट डाल चुका हूं मैं अभी तक कि अगर एक बार किसी ने पकड़ा तो उसको, जिसको जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा। चक्कर ये। तो अब सवाल ये आता है कि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम का पैटर्न जो है वो कैसे ऑब्जर्व किया ध्यान देके। पहले मुझे समझ में आया पैटर्न्स क्या होते हैं, व्हाट इज पैटर्न, लॉ ऑफ पैटर्न। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे देखना है। तो अब ये पैटर्न हर जगह काम करता है। आप देखोगे ना, अगर आपको लड़कियां भी पटानी है ना, तो आप देखोगे कि आप एक निर्धारित नियमों के साथ ही काम करो। चाहे कोई भी लड़की हो, ये कुछ नियम है जो आप तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि डायरेक्टली बोल देना आई लव यू। तो
अब लड़की को अप्रोच कैसे करना है उसके पीछे एक पैटर्न है, वो पैटर्न पकड़ना होता है। जैसे आज से कुछ 3 साल पहले की बात है, मैं मणिपाल में था, कर्नाटका में। तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई नहीं था, तो मैं सिंगल था। तो मैं एक लड़की जा रही थी, काफ़ी सुंदर सी थी। तो मैंने अपने अंदर एक क्वेश्चन उठाया और वो क्वेश्चन उठा के मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। मेरे पास एक वाइट बोर्ड होता था, उस वाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया कि भाई मैं अगर किसी भी लड़की को, अजनबी लड़की को पटाना चाहता हूँ या स्ट्रेंजर लड़की को अप्रोच करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ। सो हाउ टू अप्रोच ए स्ट्रेंजर गर्ल, ये मैंने लिखा वहां पे लिटरली। लोग क्या करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या लिखना है, लोगों का क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है। दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी कि पहले स्टेप का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टेप 1 क्वेश्चन। दे डोंट हैव नो क्लैरिटी। उनसे बोलो मुझे प्यार चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, बस यही उनको यही पता है। उनको ये नहीं पता है कि उस तक पहुंचने के लिए 1000 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और वो 1000 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन मेरा क्या था, हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, हाउ टू अप्रोच अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, या हाउ टू इम्प्रेस कुछ ऐसा मैंने लिखा था। तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 7वें दिन क्या हुआ आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत खतरनाक। अभी जो मैं बता रहा हूं, 7वें दिन मेरे अंदर एक हंच आया, इंसाइट आया। तो रोज मैं चाय पीने जाता था और रोज उसको देखता था। एकदम से मैं गया, तो मैंने पहले एक लड़की थी उसके ऊपर प्रैक्टिस किया। वो लड़की थोड़ी कम सुंदर थी, क्योंकि कम सुंदर लड़की पे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो शी वॉज नॉट दैट मच, शी वॉज ऑलमोस्ट नॉट दैट ब्यूटीफुल, मतलब शी वॉज एवरेज लुकिंग। सो आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड हर that hi, my name is Parth and actually I have a YouTube channel. I am really looking to shoot some videos and we are looking for some models. So can you, if you are interested, you can please join. So ऐसा करके मैंने कुछ पूछा कि you can, if you are interested, we are looking and we'll pay you also, something ऐसा करके बोला मैंने। क्योंकि पेमेंट का मैंने सोचा था पहले ऐसे बोल दूंगा, उसके बाद फिर जब दोस्ती हो जाएगी तो बोल दूंगा कि यार देख पेमेंट क्या है, ऐसे मतलब वो मैं सलटा लूंगा बाद में, लेकिन पहले बात तो हो एटलीस्ट। तो मैंने बोला कि, उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं करने को लिए रेडी हूँ, आपका क्या मैंने उसको अपना चैनल दिखाया, प्रोजेक्ट दिखाया, और फिर मैंने बोला कि 1500 रुपये आपको हम देंगे, ऐसा करके मैंने बोला। अब वो उसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस मेरे साथ जैसे म्यूजिक वीडियो में शूट होते हैं वैसे करना है। तो ये बात हुई। मैं घर आया और मेरे अंदर काफ़ी आत्मविश्वास था। मैंने कहा यार सही है यार, दिमाग का यूज़ कर लिया मैंने पहली बार ज़िंदगी में। वही दिमाग है, वही शरीर है, वही दिमाग है, वही सब कुछ है। और लड़की का नंबर मेरे हाथ में था, भले अगली थी या एवरेज लुकिंग थी, नंबर मेरे हाथ में था। अब आया दूसरा कॉन्फिडेंस कि अब जो मेन जो टारगेट है उसको करना है। तो क्या किया, वो जा रही थी सड़क से और वो नोएडा की थी लड़की और सुंदर सी थी, काफ़ी सुंदर थी। तो मैं तनहा था। मैंने कहा यार, तनहा नहीं था मतलब तन्हाई तो खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी आपको एनर्जी निकालने के लिए कोई तो चाहिए। तो मैं गया और मैंने बाइक आगे रोकी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम। वो बोलती, वो डर गई थोड़ी सी, क्या हाँ क्या हो गया। मैंने कहा एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर मॉडल फॉर द फोटो शूट, एक्चुअली म्यूजिक वीडियो, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। उसने दिखाया, मैंने 2.5 लाख सब्सक्राइबर एंड ऑल दैट। तो आई रियली वॉन्ट टू शूट अ सॉन्ग विद यू एंड इट विल बी पेड। तो शी लाइक्ड इट एंड शी, अब उसने कहा ठीक है, उसने नंबर दे दिया। हमने बात किया अगले दिन, मतलब बाहर मिले। मैंने कहा कि ठीक है हम एक बार प्लान डिस्कस कर लेते हैं, बात किया। उसको भी कहीं लगा कि थोड़ा फेम का भी लालच आ जाता है, तो ठीक है बात हुई, सब अप्रोच हुआ। उसके तीसरे दिन मैंने बोला देख ऐसा है कि हमारा जो बजट है ना वो अभी बन नहीं रहा है। तो तब तक मेरी 3-4 दिन में उसके काफ़ी अच्छी रैपो हो चुकी थी मेरी उसकी। कहती है कि मेरा बन नहीं रहा है, तो मतलब मैंने बोला कि बन नहीं रहा है हमारा, तो अभी हमने इसको पोस्टपोन कर रहे हैं 15 दिन के लिए। तो बोलती ठीक है जब हो जाए तब बता देना। तो 15 दिन का पोस्टपोन तो हो गया, लेकिन अब 15 दिन की मीटिंग तो हो सकती है ना। तो फिर हर 2-3 दिन पे हम मिलते रहे एंड
15वें दिन पे आते आते रिलेशनशिप, हमारा फ्रेंडशिप जो थी वो अच्छी खासी हो गई, जिससे ये हुआ कि 15वें दिन उसने खुद कहा कि तुम कर लियो, ऐसे ऐसे ही कर लेंगे, चल बजट का छोड़ो। तो ये एक तरीका था। बाद में वो आगे चला नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही सोच लिया कि मुझे नेचर समझ नहीं आ रहा था लड़की का। तो फिर मैंने एज अ फ्रेंड ही उसको सल्टा दिया। मतलब मेरा शुरू से रहा, मैं लड़कियों को सेक्स के लिए नहीं उठाता हूँ, मेरा शुरू से रहा है। तो मुझे ये था कि अगर इसके साथ फीलिंग्स उठती है थोड़ी बहुत भी अगर उठ गई तो वो कर सकते हैं हम, लेकिन बिना उसके हम कैजुअल सेक्स नहीं कर सकते। ये मेरा था, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं डालनी है प्रॉस्टिट्यूशन की अपने अंदर। अब वो प्रॉस्टिट्यूशन नहीं है, कई लोग, आप लोग सोचेंगे वो प्रॉस्टिट्यूशन नहीं है, वो तो हुकअप्स कर लो। तो मेरे अंदर हुकअप की आदत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे शरीर को आदत लग गई तो वो शरीर फिर मैं वो आदत नहीं छोड़ पाऊंगा, और अध्यात्म का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो शरीर को आदत नहीं लगनी चाहिए, वो मुझे पहले से। तो अब मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि कौन सी आदत लगनी है। लोग कहते हैं गांजा पी लो, मैंने कहा भैया मैं गांजा नहीं पीऊंगा, मैं शराब पे सही हूँ, मैं अल्कोहल में सही हूँ, मैं महीने में 3 या 4 बार अल्कोहल पी लेता हूँ, वो मेरे लिए सही है। वो मैं पहले से, मेरी आदतें चली आ रही हैं 2011 से, वो सही है। लेकिन मैं गांजा नहीं पीऊंगा। लोग कहते पियो ना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा मैं पीऊंगा ही नहीं, आप कितना भी पिलाओ मेरे को, गांजा मैं पीऊंगा ही नहीं, पीना ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने पी लिया और वो आदत बन जाएगा, तो वो जाना नहीं चाहिए, सिस्टम में जाना ही नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि ये मैंने कैसे किया, कि ये लड़की वाला जो सीन था। अब मैं इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अब आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, और कई लड़के इसको करेंगे भी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जब मैंने ये लड़की से दोस्ती करी, उसके 1 महीने बाद मैंने अपने अंदर एक और क्वेश्चन उठाया। वो क्वेश्चन था कि अगर मुझे सिर्फ सेक्स के लिए लड़की ढूंढनी है तो मैं कैसे ढूंढूं? और फाइनली वो एक आंसर मेरे को 5 से 6 दिन में मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे पता है ये लड़के करने वाले हैं खतरनाक, लेकिन करो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ है। तो मेरे अंदर एक हंच आया, मैंने जाके इंस्टाग्राम पे टाइप किया, एक बहुत ही अच्छा पोर्नोग्राफर है, मेल पोर्नोग्राफर, उसका नाम है हंक हैंड्स, जॉनी सिंस नहीं, हंक हैंड्स। अगर आप टाइप करोगे उसकी पॉर्न, तो आप उसकी पॉर्न देख सकते हो, उसकी थोड़ी अलग तरीके की पॉर्न रहती है। तो मैंने हंक हैंड्स टाइप किया, उसका इंस्टाग्राम पे उस वक्त पेज था, अभी तो शायद बंद हो गया है, अभी भी है मुझे पता नहीं है। हंक हैंड्स पेज टाइप किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसके फॉलोअर्स पे जाके क्लिक किया कि कौन इसको फॉलो कर रहा है, और मैंने वहां पे रैंडम एक नेम टाइप किया, नेहा। और मैं आगे का नाम नहीं बताऊंगा। तो जब मैंने वो नेम टाइप किया तो मुझे वो लड़की मिली। अब यहां पे ये क्लियर हो गया है कि कोई लड़की अगर किसी पॉर्न स्टार को फॉलो अप कर रही है तो समझ लो कि वो शी इज रियली इनटू सेक्स। अब ये मेरा एक भ्रांति है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 95% ये है कि आप पॉर्न स्टार को फॉलो ही क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो जब मैंने उसको टाइप किया तो मैंने उसको मैसेज किया, फिर मेरी बात हुई और ये सब अल्टीमेटली। और फिर वहीं पे मैंने सोचा कि करते हैं, लेकिन फिर वही बात ये आ गई, मेरे शहर आ जाओ, मिलते हैं। उसने बोला मेरे शहर, वो दूसरे शहर की थी, दिल्ली की नहीं थी, वो बोलती मेरे शहर आ जाओ। मैंने कहा यार ये फालतू अभी मैं अपने विजन को छोड़ के वहां नहीं जा सकता। तो आप सोचोगे कि आप ये करते ही क्यों, जब आपको फाइनल एक्शन नहीं लेना, जब आपको करना ही नहीं। मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो इम्पॉसिबल सा लग रहा हो। तो वो चीज बड़ी सही। अब ये टेक्निक जो है ये कहीं आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी कि किसी भी पॉर्न स्टार को ढूंढो, उसका टाइप कर लो। इनफैक्ट आप अगर आप मियां खलीफा टाइप करोगे, उसमें जो फॉलोअर्स है उसमें आप जाके अगर आप कोई भी रैंडम नेम टाइप करो, पूजा, आकांक्षा, व्हाटएवर, जो कॉमन नेम्स हैं वही कॉमन। अब कॉमन नेम भी जरूरी, ये नहीं कि आप टाइप कर रहे हो कि भाग्यश्री टाइप कर रहा है, भाग्यश्री नहीं टाइप करना है आपको रैंडम।
तो वो रैंडम आएगा, वहाँ से आप क्लिक करो, उसके बाद प्रोफाइल चेक करो लड़के की फेक है या लड़की की फेक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेक प्रोफाइल है नहीं, फिर आप उसको रैंडम मैसेज कर सकते हो। अब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी को रैंडम आपका रिप्लाई करेगी। क्यों? क्योंकि वो फॉलो ही क्यों कर रही है पॉर्न स्टार को? बिकॉज शी इज लाइक शी इज इनटू दैट जोन, maybe she's sexually like whatever I'm just, मैं एक टारगेटिंग, उस समय मैं ना डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब घुसा हुआ था, तो मैं टारगेटिंग को देख रहा था कि मेरा कस्टमर अगर ये है तो मैं कैसे ढूंढूंगा उसको ऑर्गेनिकली। तो वो करते करते ये प्रश्न आया, तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है ये आपको समझना होगा कि ऐसे पैटर्न काम करता है ये। तो पैटर्न इसमें पैटर्न ये था कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वो है, तो वो अपने ग्रुप के साथ ही रहता है, वो ग्रुप आपको ढूंढना है बस। तो वो पैटर्न आपको समझ में आएगा, और ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ। कोई अगर मियाँ खलीफा को फॉलो कर रहा है तो आप समझ लो कि वो मियाँ खलीफा की पॉर्न देखता है, साथ ही साथ ये भी क्लियर होता है कि वो बहुत पॉर्न देखता है, क्योंकि बहुत पॉर्न देखने वाले ही फॉलो करते हैं, कम पॉर्न देखने वाले फॉलो नहीं करते। अगर हफ्ते में कोई 1-2 बार देख रहा है, वो आके इंस्टाग्राम पे टाइप नहीं करेगा कि मियाँ खलीफा और फॉलो करेगा। वो बहुत ज़्यादा कोई सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है वो फॉलो करेगा। तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, दीज आर द पैटर्न्स। दीज पैटर्न्स आर सो प्रेशियस, आई कांट टेल यू, दीज आर द मोस्ट अमेजिंग पैटर्न्स। सो इफ़ यू डिटेक्ट द पैटर्न यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप देखो कि वो चीज़ कहाँ रिपीट हो रही है बार बार, है ना। वो चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेशन समझ लीजिए कि सही है। जैसे कि अगर कोई बुक है तो बुक में कोई बात अगर दूसरी बुक में रिपीट हो, तीसरी बुक में, 50-60 बुक में रिपीट हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत सही है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।